ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं फिर एक बार आपको याद दिलाऊं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आपको डेली याद दिलाता था, याद होगा। तब तो हम एमसीक्यू 5 क्वेश्चन से मिलते थे, लेकिन बहुत जल्दी आपसे क्वेश्चन से फिर मिलेंगे। पहले हमको फाउंडेशन आप क्लियर करने दे, फिर आप वर्ल्ड हिस्ट्री मॉडर्न से भी ज्यादा इंजॉय करोगे। देखो, पहली चीज कि आपको चेंजेज पढ़ना है, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलना है। इंटीग्रेटेड मतलब आप अलग अलग चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, आप चेंजेज पढ़ रहे हो। आप तब से देख रहे हैं जब से एंशिएंट वर्ल्ड को आपने देखा, मिडिवल वर्ल्ड को आपने देखा, कैसे दुनिया मतलब मिडिवल वर्ल्ड में दुनिया पहुंची। फिर यहां से अब आप राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट देखोगे। कल मैं वही स्टार्ट किया था व्यावसायिक क्रांति से। तो मैंने आपको बताया कि देखिए, आप हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने बिल्कुल हिस्ट्री पढ़ने पढ़ाने का तरीका बदल दिया है। और हमारे स्टूडेंट्स इतने इनलाइटेंड होंगे कि हिस्ट्री की सहायता से वो जीएस के बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प ले लेंगे। जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो मैं आपको इंटरनेशनल इकोनॉमी भी समझा पाऊंगा, हम आपको इंटरनेशनल रिलेशंस भी समझा पाएंगे। हम इसके साथ आपको इंटरनेशनल इकोनॉमी का एवोल्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन का एवोल्यूशन और आपको वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का भी आपको इमरजेंस देखने को यहां मिलेगा। तो उन सबको देखने के लिए आपको थोड़ा वही इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना होगा। देखो, सिंपल सा फॉर्मूला, हम लोग को चेंज पढ़ना है। ये आज मैं यह यूज करूंगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, मिस्टर अंकुर जो कि मेरे संजय का भी काम कर रहे हैं, आप तो जानते ही हैं, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आप लोग इस स्क्रीन पर जो मैं लिखता हूं तो आप लोगों को थोड़ा, तो मैं इसमें थोड़ा बड़ा लिख दिया करूंगा। मैं आपको वजह बताऊं कि मैं कोशिश करता यही बोर्ड यूज करने का। तो एक तो बैक हो जाता है, तो थोड़ी सी, खैर वो भी हम टॉलरेट कर लेते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। उसमें थोड़ी दिक्कतें हम मेरे साथ व्यक्तिगत है। एक मेडिकल रीजन है कि पता नहीं, मैं इधर कुछ वर्षों से, कुछ महीनों से होना शुरू हुआ कि मैं स्टैंडिंग बोर्ड पर जब वर्क करता हूं तो मेरे कमर में पेन हो जाता है। तो फिर डॉक्टर जो ऑर्थोपेडिक्स है मेरा, उसने मना कर दिया। उसने कहा कि आप पैड यूज करिए, इसलिए मुझे पैड यूज करना पड़ता है। तो मुझे अंकुर ने बताया कि शायद ऊपर छोटा लिखता है तो आप लोगों को देखने में दिक्कत होती है, तो मैं उसमें थोड़ा बड़ा लिख दिया करूंगा और कम ही पेज भरूंगा, फिर दूसरा पेज चेंज कर लिया करूंगा। आज संयोग से मेरा पैड खराब है, इसलिए मुझे यही बोर्ड यूज करना पड़ेगा और मैं यही यूज करने जा रहा हूं। तो मैं आपको बताऊं कि आप यहां पर आपको पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्या पढ़ना है? परिवर्तन। आप तथ्य नहीं पढ़ रहे, इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे, आप क्या पढ़ रहे हैं? आप परिवर्तन पढ़ रहे हैं। तो परिवर्तन में आपको फॉर्मूला आप जानते ही हो कि मैंने आर्थिक को पहले क्यों रखा है। मैं आर्थिक को इसलिए रखा क्योंकि जब कार्ल मार्क्स, मैं आगे आपको कार्ल मार्क्स पढ़ाऊंगा, तो जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन में सबसे अहम बात होती है कि उसमें मूल उत्प्रेरणा, मूल कारक की भूमिका कौन निभाता है? विचारधारा निभाती है या भौतिक पदार्थ या आर्थिक भौतिक कारक निभाता है? तो कार्ल मार्क्स से पहले ऐसा माना जाता था कि विचारधारा निभाती है। कार्ल मार्क्स ने इस धारणा को तार तार कर दिया, उसने कहा नहीं, भौतिक आर्थिक कारक निभाता है। इसलिए हम आर्थिक को पहले रखते हैं। हालांकि चलो समाजवादी पद्धति टूट गई, कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण आज तक नहीं गया। अब देखो ना, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है, तो मैं एक पीटी का ही क्वेश्चन फॉर्म करता हूं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पर, आप लोग अपना उत्तर देना, उसे पता चल जाएगा। आपके सामने एक प्रश्न मान लो मैं रखता हूं कि भारत वर्तमान में, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाला निर्णायक कारक कौन है? आई एम यूजिंग द टर्म निर्णायक, डिसाइसिव फैक्टर। निर्णायक कारक कौन है? चॉइस नंबर ए, गुट, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति। चॉइस नंबर बी, भारत की महत्वाकांक्षा। चॉइस नंबर सी, भारत पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव। चॉइस नंबर डी, भारत के आर्थिक और सामरिक हित। तो ए बी सी डी 4 में बोल देता हूं, आप लोग आंसर जो मैं पूछने जा रहा हूं उसमें आप ए बी सी डी में ईयर मार्क करना, आप उस वहां पर लिखना ए बी सी या डी।
मैं फिर बोल रहा हूं, भारत की विदेश नीति को प्रेरित करने में वर्तमान में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? चॉइस नंबर ए, गुटनिरपेक्षता की नीति। चॉइस नंबर बी, भारत की महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा। चॉइस नंबर सी, भारत के सांस्कृतिक मूल्य यानी भारतीय संस्कृति का प्रभाव। और चॉइस नंबर डी, भारत के आर्थिक सामरिक हित। ये चार हैं। एबीसीडी में मिस्टर अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स, वो क्या उत्तर दे रहे हैं? डी। अब सभी लोग, आप लोग तो पहले से इनलाइटेंड हो। आप लोगों को इनलाइटेंड होने का सबसे पहला प्रमाण तो मैंने मॉडर्न में ही पा लिया, तभी तो मैं आप लोगों को मिस कर रहा था इतने टाइम से। अब देखिए, जाहिर है कि आर्थिक सामरिक हित सबसे निर्णायक भूमिका निभाती। तो अब इसीलिए हम कोई भी परिवर्तन के मूल में आर्थिक को ही पहले रखते हैं। हालांकि भूमिका बाकी की भी है, अगर उसी में वो क्वेश्चन में मैं ये कह देता कि इनमें से किसका प्रभाव है, तो तकरीबन सभी हो जाते। लेकिन निर्णायक की बात हुई तो अब आर्थिक है। तो आर्थिक जब परिवर्तन होता है तब सामाजिक परिवर्तन होता है। तो सामाजिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब आर्थिक परिवर्तन होता है तो एक जो स्थापित वर्ग होता है उसका वर्चस्व टूट जाता है और एक नए वर्ग का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। ओके, तो फिर आर्थिक से सामाजिक परिवर्तन होता है। फिर सामाजिक परिवर्तन वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देता है, क्योंकि विचारधारा धरती फोड़ कर नहीं निकलती, आसमान से नहीं गिरती। विचारधारा आती है कोई एक नए सामाजिक वर्ग से। जब आर्थिक परिवर्तन होता है तो एक नए सामाजिक वर्ग का उद्भव होता है, और वो नए सामाजिक वर्ग की जो विचारधारा है, वह विचारधारा एक नए सामाजिक वर्ग एक नवीन विचारधारा लाता है। तो इस तरह से जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो वैचारिक परिवर्तन भी होता है, क्योंकि पुराना वर्ग स्थापित हटेगा, नया सामाजिक वर्ग स्थापित होगा, और जो नया सामाजिक वर्ग होगा वो नवीन विचारधारा को प्रोत्साहन देगा, तो वैचारिक परिवर्तन होगा। और फिर ये वैचारिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन। लेकिन इसके बाद ये रुक नहीं जाता है। मैंने यहां पर हॉरिजेंटल दे दिया है, बात दूसरी है, लेकिन ये साइक्लिक है, वृत्ताकार है। अब इससे फिर इसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो साइकिल की तरह ये नाचता रहेगा एक से दूसरा परिवर्तन। तो इसी क्रम में अभी तुमको दिखाना है मुझे से व्यावसायिक क्रांति है। तो व्यावसायिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, इससे पहले मैंने मध्यकाल में आपको कितने वर्ग बताए थे, याद करिए। पादरी वर्ग बताया था, कुलीन वर्ग बताया था और जनसामान्य बताया था। लेकिन जब व्यावसायिक क्रांति हुई, और व्यावसायिक क्रांति क्यों हो रही है, तो 3 कारण हम लोगों ने डिस्कस किया था। और एक बात, हर बार मटेरियल को आप लोग 2 बार पढ़ोगे, आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। और मैं जिस तरह मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त करके गया और आप लोगों ने ध्वनि मत से कहा कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आ गया, उसी तरह से आप लोगों को ध्वनि मत से कहना है कि वर्ल्ड हिस्ट्री हमने आत्मसात कर लिया, और वर्ल्ड हिस्ट्री की सहायता से हमने पूरे पढ़ने का तरीका बदल लिया। यही मैं आपसे लास्ट में सुनना चाहूंगा। हम हर स्टेप पर आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। पहले क्लास लेने से पहले मैं अध्ययन सामग्री आपके हाथ में दूंगा, आप उस अध्ययन सामग्री को पढ़ोगे। इसको अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप हमारी अध्ययन सामग्री को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार पढ़ना है पढ़ लीजिए। लेकिन हमें चाहिए कि कल व्यावसायिक क्रांति को प्रेरित करने में हमने कितने कारक बताए थे, वो सारे कारक याद हैं सभी को। क्योंकि मिस्टर अंकुर लास्ट में इनसे पूछा नहीं, मैंने कल आप लोगों को 3 कारक बताए थे। आप लोग एश्योर करिए हमें तुरंत कि आपको तीनों कारक समझ में आ गया। पहला कारक था कृषि क्षेत्र में सुधार, कृषि में तकनीकी सुधार। दूसरा कारक था क्रूसेड्स के कारण, धर्मयुद्ध के कारण उत्तरी पश्चिम यूरोप से पश्चिम एशिया तक व्यापारिक मार्ग का खुल जाना। और तीसरा कारक था कुस्तुनतुनिया का पतन। ये तीनों कारक हमने आपको बताया हुआ है कल। अब आप लोग हमें एश्योर करोगे कि आपको ये तीनों कारक समझ में आ गया कि नहीं। अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज, आप लोग यस नो में उत्तर दीजिए जल्दी। आई एम वेटिंग। ओके, उत्तर है गुड। तो अब
मैं आपको बता रहा हूं कि अब चेंज कैसे, देखो जब व्यावसायिक क्रांति होगी तो एक नया वर्ग, व्यापारी वर्ग उभर कर आएगा। उसी व्यापारी वर्ग के लिए हम टर्म का यूज करेंगे मध्य वर्ग। अभी तक हमने मध्य वर्ग शब्द का यूज नहीं किया था, याद करो। मध्य काल में 3 वर्गों की हम लोगों ने चर्चा की है, आप लोगों ने देखा है, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जन सामान्य। अब हम मध्य वर्ग शब्द का यूज करने जा रहे हैं। तो इस व्यापारी वर्ग के लिए हम मध्य वर्ग शब्द का यूज करेंगे। वैसे मध्य वर्ग में केवल व्यापारी वर्ग ही सीमित नहीं है, अलग अलग तरह के पेशेवर समूह भी उसमें शामिल हैं। आगे फिर मध्य वर्ग में नए नए तत्व जुड़ते जाएंगे, मध्य वर्ग और भी मजबूत होता जाएगा। लेकिन द इनिशियल फेज यू कैन से कि इट वाज मर्केंटाइल क्लास, वो मिडिल क्लास है, तो इसलिए इसको मध्य वर्ग हम कहें। एक नए वर्ग का उद्भव होगा। अब ये नए वर्ग की विचारधारा होगी, वो पुनर्जागरण होगी। ये नए वर्ग की विचारधारा पुनर्जागरण होगी। अब जब पुनर्जागरण होगा तो राजनीतिक परिवर्तन में होगा, अब देखो धार्मिक परिवर्तन होगा, धर्म सुधार, और धर्म सुधार से राष्ट्रीय राज्य का उद्भव, यानी राष्ट्रीय राज्य आएगा। और फिर ये इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहेगी। व्यावसायिक क्रांति से वाणिज्यवाद आएगा, इसी के साथ आप वाणिज्यवाद देखोगे। तो चलो अब हम लोग समझते हैं इसको, और आप लोग हमें एश्योर करना कि आप लोग क्लियर हो रहे हो कि नहीं, क्योंकि आप लोगों का क्लियर होना जरूरी है। भले एक बार के बजाय 2 बार हमें समझाना पड़े, 3 बार समझाना पड़े, लेकिन क्लैरिटी आप लोग हमें बताओगे और मेरे मैटर को बार बार पढ़ के आप लोग अपना विजन क्लियर करोगे। अच्छा, यही आपको छोटा पड़ जाता है, आगे से हम ध्यान रखेंगे, आगे से इसको हम बड़ा बना के आपको देंगे। इतना नहीं लिखेंगे, छोटा हो जाता है, नहीं अंकुर? अब आगे से वही करेंगे। आई विल टेक केयर। जस्ट 1 मिनट। यही कल शुरू किया था हम लोगों ने, क्षेत्रीय अवस्था, व्यावसायिक यूरोप के लिए सामंती व्यवस्था। यही छोटा हो जाता है, मैं समझ रहा हूं। अब मैं इसको इस पर भी लिखूंगा तो आपको बड़ा कर दूंगा उसको। अब देखो, व्यावसायिक क्रांति, तकनीकी विकास, धर्मयुद्ध और कुसुंतुनिया का पतन, ये हो गया। अब नए क्षेत्रों में खोज के साथ इन क्षेत्रों में बदले हुए यूरोपीय व्यापारी अमेरिकी महाद्वीप से प्राप्त कीमती धातु पाते। इस तरह अब देखिए, तो व्यावसायिक क्रांति जो हुई उसमें मैं पीछे मॉडर्न हिस्ट्री बता चुका हूं, तो आप लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है। मैंने आपको बताया कि देखिए, अब नई जैसे वैकल्पिक मार्गों की जब खोज आरंभ हुई, तो वैकल्पिक मार्ग के रूप में खोज तो इंडिया की खोज चल रही थी। उन लोगों के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट था, वहां से उनको कुछ प्रोडक्ट लेना था, विलासता संबंधी वस्तु जिनकी आवश्यकता थी। उस समय तो अमेरिका को कोई नहीं जानता था, अमेरिकी महाद्वीप भी कोई है ये किसी को पता नहीं था। उसी में जो कोलंबस इंडिया को खोजने निकला था, तो अमेरिका को खोज लिया, लैटिन अमेरिका। और बाद में इस दौर में जब ब्रिटेन, फ्रांस और डच शामिल हुए, तो उन्होंने उत्तरी अमेरिका को खोज लिया एक। तो अब इस तरह से जब ये चीजें खोज ली गई, तो उत्तरी अमेरिका से सोने का उत्पादन होता था और दक्षिणी अमेरिका से चांदी का। अब तो यूरोप को चांदी ही चांदी हो गई। एक तरह से तुम समझो, यूरोप अगर एशिया को ओवरटेक कर सका, तो अब मेजर फैक्टर वाज व्हाट? अ मेजर फैक्टर वाज अमेरिकन प्रेशियस मेटल। देखो, यूरोप के पास खुद का रिसोर्सेस कहां है? यूरोप के पास खुद का रिसोर्सेस बहुत कम है। यूरोप एक छोटा महाद्वीप है, उसके पास संसाधनों की भी कमी है, उसके पास मिनरल मटेरियल भी बाकी महाद्वीपों की तरह नहीं है, और प्रेशियस मेटल उसके पास नहीं है। और वह भारत से व्यापार करने के लिए बहुत इच्छुक था, लेकिन भारत और पूरब से वो व्यापार करता, भारत और चीन वगैरह से। तो ये भारतीय और चीन के प्रोडक्ट की उसकी बहुत मांग थी उसके यहाँ। लेकिन सवाल है कि ये प्रोडक्ट वो खरीदता तो देता क्या? क्योंकि भारतीय वस्तुओं की यूरोप में तो मांग थी, यूरोपीय वस्तुओं की भारत में मांग नहीं थी। एक तरफा व्यापार था। तो थैंक्स टू अमेरिकन गोल्ड एंड सिल्वर वो भारत व्यापार को सस्टेन कर सके। मैं मॉडर्न इंडिया में बता चुका हूं, आप लोग अच्छी तरह इस बात को जानते हो। तो देखो, अमेरिका धोखे से खोजा गया, बट इट वॉज गोइंग टू बी मच बेनिफिशियल फॉर यूरोपियंस, यू नो।
फिर उन्होंने अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में भी अपने उपनिवेश बनाए। तो इस तरह से उन्होंने 17वीं सदी तक ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की मुख्य भूमि को छोड़कर संपूर्ण विश्व को कॉलोनाइज कर लिया। ये कहलाया पूरी प्रक्रिया व्यावसायिक क्रांति। अब ये व्यावसायिक क्रांति आगे का परिवर्तन लाने वाला है। कैसे परिवर्तन आने वाला है, देखो अलग अलग मैं आपको पुनर्जागरण धर्म आंदोलन तो अलग अलग कराऊंगा, लेकिन कुछ कॉमन बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो ये डायग्राम को फॉलो करो तुम लोग, व्यावसायिक क्रांति। तो व्यावसायिक क्रांति का परिणाम अलग अलग क्षेत्रों में होगा जो मुझे समझाना है आपको। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रा का प्रवेश, सामंतवाद का पतन, राजतंत्र का उद्भव। अब देखो ये प्रक्रिया मुझे आपको थोड़ी समझानी होगी और मैं एक एक समझाता जाऊंगा, आप लोग समझते जाना और हमें ओके करते जाना। अंकुर इज जस्ट लाइक वर्किंग एज ए संजय, यू नो, सो ही विल इन्फॉर्म मी कि वेदर यू पीपल आर क्लियर और नॉट, देन आई विल मूव फर्दर। देखिए जैसे व्यावसायिक क्रांति, तो व्यावसायिक क्रांति होगी तो क्या होगा, मुद्रा का व्यापक लेन देन। अब मुद्रा का व्यापक लेन देन कैसे होगा, जैसे व्यावसायिक क्रांति में केवल व्यापार थोड़ा है, जब व्यापार बढ़ेगा तो बैंकिंग पद्धति आई, बीमा कंपनी आई, बैंकिंग कंपनी आई, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स आई, बड़े बड़े रेगुलेटेड व्यापारिक कंपनी कायम हुए, जो मैंने आपको पहले ही बताया। जो व्यावसायिक क्रांति में इस तरह की बहुत सारी कंपनीज कायम हुई। जैसे जब व्यावसायिक क्रांति हुई तो बड़े बड़े व्यापार करने वाली कंपनियां बनी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ, मुद्रा प्रणाली डेवलप हुई, नई नई करेंसीज आई, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स बनी, बीमा कंपनी कायम हुई, इंश्योरेंस कंपनी। तो ये सब जो विकास हुआ तो ये सब मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया। अब मुद्रा का ग्रामीण क्षेत्र में प्रसार, ग्रामीण क्षेत्र में प्रसार। अब जो ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रसार होगा, इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा सामंतवाद पर। जरा अनुमान करो, जो तुम लोगों ने जो कहा है, तुम लोगों ने अपने स्तर से पढ़ा हो, मैं पूछना अंकुर माय स्टूडेंट से आप पूछिए एक सवाल। मेरा सवाल यह है कि जब मुद्रा का प्रचलन, मुद्रा मतलब करेंसी सिस्टम, जो मौद्रिक लेन देन जब ग्रामीण क्षेत्रों में आएगी तो इससे सामंतवाद को फायदा होगा या नुकसान होगा? जब ग्रामीण क्षेत्र में आएगी तो सामंतवाद को फायदा होगा या नुकसान होगा? प्लीज रिप्लाई माय क्वेश्चन फास्टली। मैं बीच बीच में आपको मेंटली अलर्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछता रहूंगा, और चूंकि मेरा क्वेश्चन कई सेकंड के बाद पहुंचता है और आपका भी उत्तर कई सेकंड के बाद, इसलिए आपको फास्टली मेरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना है ताकि हम लोगों के बीच एक संचार बना रहे, कम्युनिकेशन बना रहे। लॉस, गुड, यू आर करेक्ट। क्यों, मैं बताता हूं। मैंने आपको मेनर प्रणाली और कृषि दास्ता बताई है। वही मेनर प्रणाली में क्या हो रहा है, देखो मेनर प्रणाली में मैंने बताया कि देखो यही कृषि दास्ता है, कृषि दास्ता सर्फडम। ये लॉर्ड है और इसने भूमि को दो पार्ट में बांटा हुआ है, भूमि को दो पार्ट में बांटा हुआ है, डीमेंस और मेंस, यू नो। तो डीमेंस भूमि में उसका उपज आती है और मेंस में रैयतों को बसाया हुआ है। यही मैंने कृषि दास्ता में आपको बताया था। तो एक्चुअली है क्या कि यही जान थी सामंतवाद की। सामंतवाद की जो पूरी पद्धति थी वो कृषि दास्ता पर आधारित थी। कि ऊपर जो आप लॉर्ड है, नीचे बैरन है, नाइट है, सब इसी सिस्टम पर पलते थे। तो उसमें हुआ ऐसा कि यह है रैयत, तो रैयत को तो भूमि से बांध दिया गया, मैंने आपको बताया, और रैयतों से अपेक्षा की जाती थी कि 3 दिन वो अपने खेत में खेती करे और बाकी के 4 दिन मुफ्त रूप में जाकर बेगार करे, मुफ्त फ्री लेबर वो डिमेंस में दे। तो क्या होता था कि एक कहावत आपने ग्रामीण क्षेत्रों में सुना हो, अरे बेगार कर रहे हो क्या, बेगार शब्द यहीं से, ये तो बेगार है। तो कहा जाता है जो बेगार का काम होता है ना, मुफ्त का काम, वो बहुत बेकार का होता है। क्यों?
क्योंकि उसके पास वर्क करने की इंसेंटिव ही नहीं होती है। ओके, ये जो रैयत होते थे, तो रैयत क्या करते थे, 3 दिन तो अपने खेत में खेती कर ली, और डिमेंस में अब 4 दिन करना है, तो कंधे पर फावड़ा लेकर खेत में चलना शुरू करेंगे, तो पूरे 1 दिन चलने में लगा देंगे, पहुंचने में। और अब उसको क्या कर सकते हो, आप कहोगे यार भाई तुम इतनी तेजी जल्दी। अब उनके जो लैंडलॉर्ड के जो उसके पर्यवेक्षक थे या उसके मैनेजर और उसके स्टाफ थे, वो कहते भाई तेजी से चलो, तो कहते भाई इससे ज्यादा मुझे नहीं चला जाता। अब वो कामचोर की तरह रहते और उसमें वो 4 दिन में जैसे तैसे आधा अधूरा काम करते, इससे खेती ढंग से डिमेंस में हो नहीं पा रही थी। ओके, और इधर मुद्रा का प्रवेश हुआ, मुद्रा का लेन देन से शुरू हुआ। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो अब इन किसानों को जो रैयत थी उनके दिमाग में आने लगा कि यार ये 4 दिन हमसे बेगार लेता है, अगर बदले में हमें फ्री कर दे तो 4 दिन अपना लेबर हम बाजार में बेचकर पैसा कमाएंगे, और इसको थोड़ा सा हम जो ये मेंस जोत रहे हैं इसका थोड़ा रेंट दे देते हैं, इसको थोड़ा हमसे पैसा ले ले रेंट इसके बदले, और ये हमको जोतने दे, और बदले में हम अगर कहीं 4 दिन अपना लेबर बेचेंगे मार्केट में तो उससे हमको पैसा ज्यादा मिलेगा। इधर लैंडलॉर्ड को भी लगने लगा कि यार ऐसा है कि वैसे भी एक कामचोर है, कुछ काम करता है नहीं, तो अगर हमको ये कैश दे दे तो उस कैश से हम दूसरे लेबर को बाजार से हायर कर लेंगे, वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, ये तो कामचोर वैसे भी काम नहीं कर रहा है। तो दोनों का आकर्षण मुद्रा की तरफ हो गया, और मुद्रा का आकर्षण हुआ तो जो पहले इसकी जो खेत से बंधा हुआ था एक तरह से आजाद हो गया, और मेनर प्रणाली टूट गई। अब लैंडलॉर्ड और जो किसान के बेसिक रिलेशनशिप है वही ब्रेक कर गए। इस कारण से ये पूरा का पूरा जो सामंती ढांचा है वो सामंती ढांचा चरमरा गया, ये सामंती ढांचा चरमरा गया ये टूटने के कारण। मिस्टर अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स, प्लीज माय स्टूडेंट्स फास्टली इन्फॉर्म मी, आर यू क्लियर? अंकुर पूछिए इनसे, क्लियर हुए? ओके, थैंक यू। तो ये देखो अब सामंतवाद टूट गया। अब दूसरी चीज समझनी पड़ेगी, ये इस पर समझना पड़ेगा। अब देखो ये है किंग, किंग के पास पावर नहीं है। किंग अपनी सेना और नौकरशाही के लिए अपने अधीनस्थ सामंत पर निर्भर था, आपको पता है। ये अपने अधीन सामंत पर किंग निर्भर था, और ये जो किंग है वो किंग के पास अपनी सेना नौकरशाही नहीं थी, ये लॉर्ड है, ये बैरन है, नाइट है। तो क्या हुआ, ये पूरा सिस्टम जब चरमराने लगा तो ये जो राजा है उसकी महत्वाकांक्षा जगी। ये कहावत आपने सुनी होगी, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। उसको लगा कि यार अच्छा ये पब्लिक है, यहां पर तुम देखोगे कि ये पब्लिक है। तो पहले ये किंग इनसे डायरेक्ट टैक्स लेता था, डायरेक्ट टैक्स लेता था तो पूरा रकम जाता था। मान लो यहां से 100 रुपया गया तो 100 रुपया किंग को डायरेक्ट मिला, तो अपनी सेना का खर्च चलाता था, नौकरशाही का खर्च चलाता था, अपना भी उसका ऐशो आराम होता था। अब यहां से 100 रुपया अगर वसूल हो रहा है, बल्कि 100 रुपया क्या और ज्यादा, पब्लिक को तो ज्यादा प्रेशर है, 120 रुपये वसूल हो रहे हैं, तो किंग के पास 20 रुपये पहुंच रहे हैं, 100 रुपये बीच के मध्यस्थ ले रहे हैं। अब किंग सोच रहा है कि ये जब कमजोर हुआ तो किंग की महत्वाकांक्षा जग गई राजा की, कि हम ऐसा करते हैं कि हम इनको, क्योंकि ये तो वैसे भी टूट रहे थे, कमजोर हो गए थे, पूरा सिस्टम चरमरा गया था। इन्होंने सोचा कि अब बाकी जो चीजें हैं इनको और दमन करते हैं, और हम डायरेक्ट अपना कर पब्लिक से वसूल करते हैं, पैसा हमारे पास आएगा, हमारी स्वतंत्र सेना होगी, स्वतंत्र नौकरशाही होगी, टैक्स डायरेक्ट आधुनिक कर प्रणाली होगी, डायरेक्ट टैक्सेशन की वसूली करेंगे। तो इसमें ये तो अपोज करेंगे, क्योंकि इनको तो अब तक का सिस्टम से इनको फायदा हो रहा था। अब ये कमजोर पड़ चुके हैं, ये सोचते हैं हमारे पास सेना नौकरशाही होगी तो इनको हम अच्छे से दबा कर फिर एक बार राजतंत्र को स्थापित करेंगे, तो मोनार्की का रिवाइवल होगा। एक बार फिर यूरोप में अब राजतंत्र पुनर्स्थापित होने वाला है, क्योंकि सामंतवाद टूट रहा है। और संयोग से पहले क्या था, जो पहले से जो युद्ध प्रणाली मध्ययुग में चली आ रही थी, उस युद्ध प्रणाली पर सामंतों का एक अधिकार था, लेकिन अब तोप खाना आ गया, आर्टिलरी।
और जिस समय तोप खाने आ गए आर्टिलरी, तो आर्टिलरी का जैसे पहले सामंतों के पास किले होते थे, किले, तो किले को अब तोड़ ही नहीं सकते, सामंत और पावरफुल थे। अब जब तोप खाने आ गए तो किंग तोप खाना डेवलप कर सकता था, उनके किले को भी तोड़ सकता था, मजबूर कर सकता था। तो कुछ समय तक इतिहास में किंग और सामंतों की लड़ाई चलेगी और फिर राजतंत्र दोबारा पुनर्स्थापित होगा। यही ये डायग्राम बता रहा है। ग्रामीण क्षेत्र व्यावसायिक क्रांति, ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा का प्रवेश, सामंतवाद का पतन और राजतंत्र का उद्भव। ये डायग्राम ये कह रहा है जो मैंने समझा है। अंकुर, तो आप लोग ओके करिए तो मैं ये समझाने निकलूंगा ये पॉइंट। ओके, गुड। अब देखिए यहां पर क्या टर्म, इस पर गौर करिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विकास और नगरीय अर्थव्यवस्था का उद्भव, मध्य वर्ग का उद्भव, पुनर्जागरण। ये प्रक्रिया क्या है इसको देखते हैं। अब देखिए, देखो अब व्यावसायिक क्रांति हुई, व्यावसायिक क्रांति हुई तो व्यावसायिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आई। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आई और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अब यही समय नगरीय अर्थव्यवस्था आएगी। नगरीय अर्थव्यवस्था होगी तो क्या होगा पता है, इसका ये है, इसका एक परिणाम होगा मध्य वर्ग का उद्भव होगा। मध्य वर्ग का उद्भव, अब मध्य वर्ग का उद्भव होगा तो मध्य वर्ग की विचारधारा है वो है पुनर्जागरण। ये पुनर्जागरण क्या है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि देखो एक नया वर्ग आएगा। और एक नया वर्ग क्यों आ रहा है, आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ नगरीकरण को चारों तरफ प्रोत्साहन मिल रहा है। नगरीकरण को प्रोत्साहन मिल रहा है तो एक नया वर्ग का उद्भव हो रहा है और वो नया वर्ग एक नवीन चेतना को प्रोत्साहन दे रहा है जिसे हम पुनर्जागरण कहते हैं। तो पुनर्जागरण। अब यहां पर देखोगे पूंजीवाद का उद्भव होगा। अब पूंजीवाद के उद्भव से प्रोटेस्टेंट धर्म को प्रोत्साहन मिलेगा। ये मुझे आगे समझाना पड़ेगा, वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा। जैसे पूंजीवाद का उद्भव होगा, देखिए तो पूंजीवाद का उद्भव होगा तो क्यों प्रोटेस्टेंट धर्म को प्रोत्साहन मिलेगा, मैं कारण बताता हूं। अब प्रोटेस्टेंट धर्म क्या है, मार्टिन लूथर में आगे डील करूंगा, इस डायग्राम से आपका नहीं क्लियर होगा। इसको मैं थोड़ा सा और आगे, यूरोपीय राजतंत्र का उत्थान, पूंजीवाद। पूंजीवाद का उद्भव में देखो क्या होता है। पूंजीवाद अपने स्वरूप में सामंतवाद से पृथक था। सामंतवाद का आधार कृषि अर्थव्यवस्था थी तो पूंजीवाद का आधार व्यापार। उसी प्रकार सामंतवाद परंपरा तथा व्यक्तिगत वफादारी के आधार पर संचालित होता था तो पूंजीवाद मुनाफे के आधार पर। इसके अतिरिक्त सामंतवाद का सामाजिक आधार कुलीन वर्ग एवं चर्च ने तैयार किया तो पूंजीवाद का आधार मध्य वर्ग ने। देखिए सामंतवाद एक तरह की पद्धति थी और सामंतवाद के आगे का विकास है पूंजीवाद। जैसे जब व्यावसायिक क्रांति होगी तो मुद्रा का प्रचलन होगा और सामंतवाद का पतन होगा और फिर उसी समय पूंजीवाद का विकास होगा। तो पूंजीवाद एक अलग तरह की पद्धति है। पूंजीवाद का बल किस पर होता है पता है आपको, मुनाफा पर। पूंजीवाद को परिभाषित करते हुए आप कह सकते हो कि पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक पद्धति है जिसका आधार है, जो पूंजीवाद एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी पद्धति है जो किसी वस्तु का मूल्यांकन उसके आंतरिक गुणों के आधार पर नहीं करता है बल्कि उसके बाजार मूल्य के आधार पर करता है। और बाजार मूल्य किस बात का होता है, तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल।
मांग और पूर्ति के नियमों के आधार पर चलता है। हायर द डिमांड हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड लोअर द प्राइस। तो जिसे आप पूंजीवाद कहते हो, पूंजीवाद इज जस्ट फंक्शनिंग और वर्किंग अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड। और जो मार्केट है वो it is going to evaluate a product not on the basis of its internal quality but on the basis of the market forces, the demand and supply। मतलब वो देखो, अब जैसे पेन है तो पेन तुम कहोगे यहाँ मेरे दादाजी ने गिफ्ट किया है, कोई अगर 1 लाख रुपया भी दे तो मैं इसे नहीं दूंगा। ये पूंजीवादी मनोवृत्ति नहीं है। पूंजीवादी मनोवृत्ति है कि भाई किसी ने दिया, क्या दिया, इसका मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू इसको डिसाइड करेगा। तो ये पूंजीवाद की बेसिक सोच है। तो अब अगर सामंतवाद का सामाजिक आधार कुलीन वर्ग ने तैयार किया, और सामंतवाद था वो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि व्यक्तिगत वफादारी से, जैसे सामंतवाद में तुम देखो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में तुम एक सोच देखोगे, खैर अब तो नहीं रहा क्योंकि गांव में इतना मुद्रा का प्रचलन हो चुका है, और खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में कि गांव में आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में ऐसी वफादारी सोच भी नहीं सकते। लेकिन बहुत पहले आपने कहानी सुनी होगी कि कोई ऐसा स्वामी भक्त नौकर का परिवार हुआ करता था कि भले ही मालिक की मुफ्त सेवा करता था, लेकिन कोई अगर बाहर वाले उसको पैसे भी दे तो अपने मालिक को छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत वफादारी की भावना है। ये सामंतवादी मनोवृत्ति है। पूंजीवादी मनोवृत्ति है कि मार्केट का डिमांड होगा उसके अनुसार करूंगा। तो व्यक्तिगत वफादारी सामंतवाद का लक्षण था, और सामंतवाद का सामाजिक आधार कुलीन वर्ग और चर्च ने तैयार किया। तो पूंजीवाद का सामाजिक आधार मध्य वर्ग ने। अब मध्य वर्ग का उद्भव, तो इसमें हमने भी बता दिया कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज 3 भागों में विभाजित था, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग तथा जन सामान्य। परंतु व्यावसायिक क्रांति ने एक नया सामाजिक वर्ग, व्यापारिक वर्ग को जन्म दिया, और व्यापारिक वर्ग ने ही आरंभिक मध्य वर्ग का रूप ले लिया। आगे इस वर्ग ने अनेक समूह जुड़ते चले गए। गौर करने वाली बात यह है कि पहले जहां यूरोपीय समाज कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के हिस्से परिचालित हो रहा था, वहीं अब वह मध्य वर्ग के हिस्से परिचालित होने लगा। क्योंकि इस वर्ग के पास आर्थिक क्षमता थी, इसलिए इस वर्ग ने बदलाव को संभव बनाया। थोड़ी काल के लिए उभर रहे यूरोपीय राजतंत्र का हित मध्य वर्ग से जुड़ गया। अब मैं एक दिलचस्प बात आपको बताता हूं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सामंतवाद का पतन हुआ, तो उसका फायदा राजतंत्र उठाने चला। तो राजतंत्र अब फायदा उठा रहा है, तो राजतंत्र को कुलीन वर्ग से संघर्ष होगा, क्योंकि सामंत, और इधर चर्च है। तो मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूं कि यही समय जब राजतंत्र अपनी शक्ति को पुनर्स्थापित करेगा, तो राजतंत्र चाहेगा कि हम अपनी राष्ट्रीय सीमा को खींचें, मतलब अपने राष्ट्रीय बाउंड्री को हम स्पष्ट करें। यह राजतंत्र चाहेगा। तो जब राजतंत्र राष्ट्रीय बाउंड्री को स्पष्ट करना चाहेगा, अपने राष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट करना चाहेगा, तो उसके रास्ते में आड़े आ जाएगी चर्च। क्योंकि मैं आपको सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था में समझा चुका हूं कि एक्चुअली चर्च का मुख्यालय रोम में था, उसकी शाखाएं पूरे यूरोप में फैली हुई थी। तो तुम जब अपनी राष्ट्रीय सीमा खींचते, तो लोकल चर्च, जो क्षेत्रीय चर्च है, वो आपके अधीनता मानने से इनकार कर देता, बोलता कि हम तो रोम के अधीन हैं, हम आपके अधीन नहीं हैं। इस तरह से राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी जब तक क्षेत्रीय चर्च राज्य के अधीन नहीं होगा। इसलिए तुम एक चीज देखोगे, सब सारे इश्यू जुड़ जाएंगे। राष्ट्रवाद का उद्भव, प्रोटेस्टेंट आंदोलन, सामंतवाद का पतन, पूंजीवाद का उद्भव। यहाँ चिकन एंड हेन सिंड्रोम है। चिकन एंड हेन सिंड्रोम का मतलब है कि यह तय करना कठिन है, पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा हुआ, पहले व्यावसायिक क्रांति आई या पहले पुनर्जागरण आया, पहले वाणिज्यवाद आया या पहले राष्ट्रीय राज्य का उद्भव हुआ, या पहले राष्ट्रीय राज्य का उद्भव हुआ या पहले वाणिज्यवाद आया, पहले धर्म सुधार आंदोलन हुआ या पहले राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। माने ऑल आर गोइंग टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ईच अदर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम लोग तो काफी ब्रिलियंट भी हो और मेरी बातों को अक्षरशः आप मानते हो। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखा है, और इसमें मैं आपको पढ़ने का ज्यादा लोड दे नहीं रहा, बल्कि मैं केवल अपना ही अध्ययन सामग्री दे रहा। मंडे को मैं फिर दूसरी अध्ययन सामग्री आपको पार्ट 2 सप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह से हम आपको पर्याप्त अध्ययन सामग्री वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं ही खुद दूंगा, लेकिन आप लोगों को स्वयं
और इतना क्लियर होगा लिखा हुआ, इसी लाइन पर आपको पढ़ाया हो जाएगा। बिल्कुल आप समझ सकते हो, रसगुल्ले के माफिक आपको उसको पचा लेना है, केवल कुछ भी नहीं करना है। तो उसके लिए आपको बस 2 काम जरूर फॉलो करना है। एक तो आपको रिवाइज अच्छा से करना है। अगर मेरे लेक्चर में कोई पार्ट आपको क्लैरिटी ना हो तो आप उसको देख लीजिए, फिर थोड़ा सा और कष्ट करिए, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर तो अभी जा नहीं रहा है, 1 घंटे 20 मिनट के करीब है। और उसमें कभी कहीं 10 मिनट देख लीजिए, 20 मिनट, जहां आपको वीक पॉइंट लगे कि वहां पर आप नहीं समझ पाए हो। और तीसरा काम आपको करना है कि हर दिन 15 से 20 मिनट जो आप रिवाइज करोगे उस पर सोचने पर दोगे, लिंक करने पर दोगे आपस में परस्पर। तो मैं इसी सिलसिले में आपको बताऊंगा कि ये सारे एक दूसरे से जुड़े हैं। मध्य वर्ग का उद्भव हो चुका है, तो अब मध्य वर्ग का उद्भव हुआ है, तो मध्य वर्ग अपना व्यापार को फैलाना चाहता है, व्यापारी वर्ग है। तो व्यापारी वर्ग को समस्या किससे आ रही थी पता है? कुलीन वर्ग से आ रही थी और चर्च से आ रही थी। चर्च से क्यों आ रही थी? रोमन कैथोलिक चर्च कहता था मुनाफा लेना और ब्याज लेना, मतलब मनी लेंडिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग। तो मुनाफा लेना और ब्याज लेना यानी प्रॉफिट मेकिंग और मनी लेंडर बोथ आर अमोरल, ये दोनों अनैतिक है, इसका नहीं करना चाहिए। अब बताइए, जब आप मुनाफा नहीं लोगे और ब्याज नहीं लोगे, घोड़े घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? पूरे व्यापार की रीढ़ तो वही मुनाफा लेना और ब्याज लेना है। तो इसी मुद्दे पर जो उभरता हुआ मध्य वर्ग है, वो उभरते हुए मध्य वर्ग की ट्यूनिंग नहीं बैठ पाई चर्च के साथ। इसलिए प्रोटेस्टेंट पंथ होगा जो आगे बताऊंगा, उसको मध्य वर्ग सपोर्ट कर देगा, क्योंकि यानी व्यापारी वर्ग, क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म कहेगा कि मुनाफा लेना और ब्याज लेना उचित है, उसे व्यापारी वर्ग को फायदा होगा। उसी प्रकार से तुम देखोगे कि व्यापारी वर्ग को कुलीन वर्ग से भी समस्या आएगी, क्योंकि जो कुलीन सामंत है वो क्या कर रहे हैं, हर 10 मील पर, हर 10 कोस पर, हर 5 कोस पर वो अपना एक मतलब चुंगी घर बना देते हैं, और एक व्यापारी को 5 जगह पर चुंगी देनी पड़ती, 10 जगह पर चुंगी देनी पड़ती, क्योंकि जगह जगह पर लॉर्ड हैं अपने अपने, और उनकी चुंगी हाउस है, वो चुंगी लेते हैं। अब ये व्यापारी वर्ग या मध्य वर्ग सोच रहा अगर एक बड़ा राष्ट्रीय राज्य बन जाता और पावरफुल किंग हो जाता, तो राष्ट्रीय राज्य है, वो एक ही जगह चुंगी लेता, पूरे राष्ट्र की एक ही जगह चुंगी होती, तो हमारी इतनी तो हमें सहूलियत हो जाती, इतना तो आर्थिक दबाव कम हो जाता। तो जाहिर है कि इधर कुलीन वर्ग को भी चर्च से विरोध है, सॉरी, इधर मध्य वर्ग को भी चर्च से विरोध है, और कुलीन वर्ग से भी विरोध है। उधर राजतंत्र को भी कुलीन वर्ग से संघर्ष चल रहा, सामंतों से, और चर्च से उसको भी सब परेशानी है, क्योंकि वो क्षेत्रीय चर्च कह रहा हम राज्य के अधीन नहीं है। तो मतलब भूखे ने भूखे से हाथ मिलाया, उभरता हुआ मध्य वर्ग और राजतंत्र के बीच एक अस्वाभाविक गठबंधन बन जाएगा, जो आगे बताऊंगा। अब पुनर्जागरण से फिर बताना शुरू करूंगा, अभी देखते हैं क्या है। पुनर्जागरण से शुरू करें। तो अब तक आप लोग केवल हमको ओके कर दो कि अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पुनर्जागरण 1 बाय 1 डिटेल्स में बताना शुरू करेंगे। अभी मैंने सबका थोड़ा सा जिस्ट आपको बता दिया है, तो अब तक अगर आप क्लियर हो गए हैं तो प्लीज आप एश्योर कर दीजिए, और मैं वेट करता हूं, जल्द फास्ट रेस्पॉन्स करिए। ओके है। अब देखिए, पुनर्जागरण नवीन विचारधारा यूरोप के इतिहास में एक वैचारिक विकास को दर्शाता है। इसके लिए जटिल परिस्थितियां तथा एक से अधिक कारक उत्तरदायी थे। भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप पश्चिमी एवं पूर्वी संस्कृतियों के बीच
आदान प्रदान तथा नए विचारों का उद्भव हुआ, इसे नवोदित मध्यवर्ग। अब देखिए, वो लंबी चौड़ी चीजें हैं, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए, पुनर्जागरण, एक शब्द आता है वैचारिक क्रांति। पुनर्जागरण वैचारिक क्रांति नहीं है, बौद्धिक क्रांति नहीं है। हम आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे, उसमें एक टॉपिक पढ़ाएंगे प्रबोधन, इनलाइटेनमेंट। तो मैं इनलाइटेनमेंट के बारे में आपको बताऊंगा कि इनलाइटेनमेंट को अब बौद्धिक क्रांति हम लोग कहते हैं। पुनर्जागरण क्या है? एक दृष्टिकोण है, एक मनोदशा है, एक मनोदशा है, मतलब वो एक देखने का नजरिया है। पुनर्जागरण क्या है? एक देखने का नजरिया है, वो एक सोचने और देखने का सिर्फ अंदाज है, वो क्रांति नहीं। अब कहोगे भाई क्रांति और दृष्टिकोण में क्या अंतर है? तो क्रांति में जो परिवर्तन होता है वो मौलिक परिवर्तन होता है। जैसे पुनर्जागरण मध्यकाल से तीव्रता से संबंध तोड़ लेता तो हम उसको क्रांति कहते कि बौद्धिक क्रांति है, लेकिन वो मध्यवर्ग से संबंध तोड़ता नहीं है, केवल उसका जो है वो धीरे 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 क्रमिक रूप से लोगों की सोच में परिवर्तन ला रहा है। तो क्या? तो जैसे आप मान लीजिए आप सो के उठे या आप धीरे से महसूस करें कि आप थोड़ा ज्यादा आशावादी हो गए हैं, आप थोड़ा ज्यादा मुस्कुराने लगे हैं, आप में हिम्मत थोड़ी सी ज्यादा आ गई है, तो कोई आपका रूम पार्टनर होगा, रियलाइज करेगा कि अरे आज अमुक आजकल देखते हैं कि अमुक के व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आ गया है, बहुत निखार आ गया है। वो व्यक्तित्व का निखार उसको महसूस होने लगेगा। उसी तरह उस समय के चिंतकों की जो सोच है वो सोच में निखार आ रहा था। अब अगर पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ कहोगे तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है निद्रा से जगना, तंद्रा का टूटना, संभल कर बैठना, क्या क्या कर सकते हो। अब मतलब एक सिचुएशन में विजुअलाइज कर रहा हूं, विजुअलाइज कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं। केवल कल्पना करिए कि आपने दोपहर का लंच लेकर कहीं लंबी यात्रा में, लंबी यात्रा का मतलब है कि 10-5 मील यात्रा पर आप बस पर निकल पड़े, बस की सीट पर बैठे हुए अभी आपने लंच लिया है, और जाहिर है कि चलती हुई बस में थोड़ी सी उबासी आई और नींद आना शुरू हुआ, पलक झपक गई, सिर हिल रहा है, आप उस मुद्रे में है, बगल वाले यात्री के कंधे पर बार बार आपका सिर गिर रहा है, वो भी बोल रहा है कि थोड़ा संभल के बैठो भाई, लेकिन आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। उसी तरह से थोड़ा सा झूमते अंदाज में आप सिर हिलाते हुए जा रहे हैं। तभी अचानक बस के सामने कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है और ड्राइवर को अचानक तेजी से ब्रेक लेना होता है, तो आपका सिर उसी सीट पर, सामने वाली सीट पर जोर से टक्कर मार देता है, और टक्कर लगती है, तुरंत आपकी नींद रफू चक्कर हो जाती है, और उठकर आप बैठ जाते हो और बाहर खिड़की से झांक कर पूछते हो कि कौन सा स्टॉपेज है भाई। तो जो खिड़की से बाहर झांक के स्टॉपेज आप पूछ रहे हो वही पुनर्जागरण है। मतलब वो झटका कहीं से आना चाहिए, तब आप में वह चीज आएगी, इसको जग कर आप बैठोगे, यही पुनर्जागरण है। तो फिर अब आपके मन में सवाल यह खड़ा होगा, ये झटका क्या है और कहां से आया है? तो माय स्टूडेंट्स, ये बस का झटका नहीं है, वैचारिक झटका है। और वैचारिक झटका ऐसे लगा कि यहां से जो यूरोपीय नाविक, पश्चिम में तो अमेरिका में जानते हो तो उतना कुछ वैसे नए विचार नहीं, वहां अरे विचार तो वहां भी थे लेकिन वैसा इंप्रेसिव नहीं। एशिया में जब उनके नाविक आए तो बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं एशिया में थी। उनका संपर्क ईरान की सभ्यता से के संपर्क में आए, चीन की सभ्यता के संपर्क में आए, भारत की सभ्यता के संपर्क में आए। इन सभ्यताओं के संपर्क में आने से उनकी दृष्टि खुल गई, उनकी दृष्टि खुल गई। तो उनकी दृष्टि खुल गई मतलब वो पूरब के विचारों का झटका पश्चिम को लगा, तो पश्चिम को पुनर्जागरण की चेतना आई। अब देखो, आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, 19वीं सदी में आधुनिक भारत में हमने भारतीय पुनर्जागरण आप लोगों को समझाया था, याद है?
काश आप हाँ ना हमारे सामने बोल पाते, लेकिन एक बार मैं फिर अंकुर को कष्ट दूंगा। आपसे रिस्पॉन्स लेके मेरे सामने लाए। अंकुर जरा पूछो कि इनको भारतीय पुनर्जागरण याद है मॉडर्न हिस्ट्री का? क्या इनको भारतीय पुनर्जागरण याद है मॉडर्न हिस्ट्री का? याद है? ओके। मैंने आपको बताया था कि उस काल के जितने भी सुधारक थे, आपको याद होगा कि सुधारक वैदिक मॉडल की श्रेष्ठता की बात कर रहे थे। कोई उपनिषद, कोई वेदों की परंपरा की बात कर रहा था, वेदों की ओर लौटों का नारा दे रहा था। अब देखिए, पश्चिम वाले कबूल नहीं करते थे कि हमने भी उनकी सभ्यता में कोई योगदान दिया है। जैसे हमारे यहाँ जो 19वीं सेंचुरी का भारतीय पुनर्जागरण हुआ, उसका पूरा क्रेडिट तो वो ले जाते हैं कि पश्चिम की विचारधारा के प्रभाव में भारत में पुनर्जागरण हुआ। लेकिन वह इस बात को कबूल नहीं करते हैं कि 16वीं सदी में जो स्वयं यूरोप का पुनर्जागरण हुआ, वो हमारी विचारधारा के प्रभाव से हुआ। अब ये पुनर्जागरण में होता क्या था कि जो पुराना आपको मैं ग्रीक सभ्यता और रोमन सभ्यता बताया हुआ है, अब समय आ गया है कि आप उसको समझो कि पुनर्जागरण में, जैसे पुनर्जागरण शब्द आप प्रयोग करते हो, तो पुनर्जागरण के क्रम में जो प्राचीन सभ्यता थी ग्रीक और लैटिन सभ्यता, उसमें बड़े बड़े लिटरेचर, साहित्य, वहां बड़ी संख्या में साहित्य लिखा गया था। साहित्य उसको कहते हैं क्लासिकल साहित्य। क्लासिकल साहित्य को हिंदी में कहते हैं श्रेण्यवादी। तो क्लासिकल साहित्य आप सब सुनते हो, उसको कहते हैं श्रेण्यवादी। तो श्रेण्यवादी साहित्य का मतलब हुआ, मतलब क्लासिकल का मतलब हुआ कि एक, देखो, क्लासिकल और रोमांटिक दो शब्द है, मैं उसका मतलब बता देता हूं कि क्लासिकल का मतलब होता है कि साहित्य हो, कला हो, कोई भी चीज जब विकास के उस स्तर पर वो पहुंच जाता है कि जब आगे आने वाले पीढ़ी के लिए वह मानदंड बन जाता है, स्टैंडर्ड बन जाता है, तो उसको क्लासिकल बोलते हैं। और रोमांटिक किसको बोलते हैं? जो स्थापित मानदंड के विरुद्ध विद्रोह करता है। जो स्थापित मानदंड चला रहा है उसके अगेंस्ट में विद्रोह करके वो नए मानदंड स्थापित करने का प्रयत्न करता है, तो उसको रोमांटिक कहते हैं। So there's the difference between classical and romantic. तो क्लासिकल ग्रीक और लैटिन साहित्य को क्लासिकल साहित्य कहा गया, क्योंकि मानक उसको कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया था, आप याद करिए कि ईसाई धर्म के उद्भव से पहले ग्रीक और लैटिन साहित्य लिखा गया था, जो क्लासिकल साहित्य था। तो जब ईसाई पंथ आया, ईसाई धर्म आया, तो मैं आपको बताऊं कि ईसाई धर्म के उद्भव के बाद धीरे धीरे लोगों की दृष्टि इहलौकिक से पारलौकिक की तरफ जाने लगी। पारलौकिक की तरफ मोक्ष की बात होने लगी। पादरी लोग भी लोगों को मोक्ष का रास्ता दिखाते थे, जो मैंने आपको पीछे बताया, अच्छे कर्म और क्या कहते हैं, आस्था। तो पुरोहित लोग हैं, वो लोगों को मोक्ष का रास्ता दिखाते थे कि आप मोक्ष, ये संसार मतलब पापी है, हम लोग पापी प्राणी है। तो मानव को रोमन कैथोलिक चर्च पापी प्राणी के रूप में चित्रित करता था, जो मोक्ष के लिए घिघिया रहे हो कि भाई ईश्वर हमें मोक्ष दे दो, संसार में रहना पाप, कोई अगर मन में आनंद की बात आए वह पाप, किसी के प्रति आकर्षण का भाव आए वह पाप। तो रोमन कैथोलिक चर्च वो सबको अनैतिक और पाप और एक मानव को पापी प्राणी के रूप में चित्रित कर रहा था। लेकिन जो पुराना ग्रीक और लैटिन साहित्य है, उसमें मानव का महत्व था, उसमें मानववाद था। मानववाद क्या होता है, शायद अब आप लोग भूल चुके होंगे। जब मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय पुनर्जागरण पढ़ाया था, तो मानववाद का मतलब मैंने बताया था कि मानव के महत्व पर बल, माने मानव को पापी प्राणी नहीं समझना, बल्कि समझना कि मानव इस प्रकृति का एक महत्वपूर्ण चीज है और मानव को सुख पाने का अधिकार है। तो पारलौकिक की जगह इहलौकिक, मतलब हम इसी संसार के सुख को भोगना चाहते हैं, तो मानववाद है, वो इहलौकिकता है। और हम इस संसार को छोड़कर ऊपर के संसार के बारे में सोचते हैं, तो पारलौकिकता है। तो जहां ईसाई पंथ में पारलौकिकता की भावना थी, वहीं प्राचीन यूनानी और रोमन ग्रंथ में इहलौकिकता की भावना थी। तो 16वीं सदी में जिसको तुम पुनर्जागरण
पुनर्जागरण चेतना या पुनर्जागरण से संबंधित विद्वान कहते हो, उन्होंने फिर दोबारा यूनानी और रोमन साहित्य के अध्ययन पर बल दिया, क्योंकि यूनानी और रोमन साहित्य में मानव के महत्व का भाव था, जबकि ईसाई पंथ है, ईसाई पंथ में इस मतलब मानव को पापी प्राणी के रूप में चित्रित किया जाता था और मोक्ष की बात कही जा रही थी। तो मैं स्टूडेंट्स यही पर मैं आपको बताना चाहता कि ये जो तत्व आया है पुनर्जागरण का, अब ये पूरब का जो विचार आया, उसने जो पश्चिम को झटका दिया, वो पश्चिम के झटके से वो अपने अतीत की तरफ गए। जैसे देखिए, अब इसको मिलाइए, जब हमें 19वीं सेंचुरी में भारतीय विद्वानों को जब पश्चिमी विचारों का झटका लगा, तो हम लोग भी अतीत की तरफ गए थे। जैसे वो ग्रीक और लैटिन साहित्य की तरफ गए, हम लोग वैदिक साहित्य की तरफ गए। तो वैदिक साहित्य में मानववाद है, वैदिक साहित्य में मानववाद है कि नहीं? क्यों? लोग यज्ञ भी करते हैं तो किसके लिए? भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए नहीं, मोक्ष के लिए नहीं, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए। तो वैदिक साहित्य में भी यह लौकिकता है। वो तो उपनिषद के चिंतन से आया, जिसको हम बुद्ध काल से जोड़ते हैं। वैदिक साहित्य में तो यह लौकिकता है। लोग प्रजा, पुत्र और धान्य के लिए उपासना करते थे। आप अगर प्राचीन काल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि वैदिक साहित्य में क्या है, यह लौकिकता है। वे प्रजा, पुत्र और धान्य के लिए उपासना करते थे, मोक्ष और निर्वाण के लिए उपासना नहीं करते थे। यह वैदिक साहित्य की विशेषता है। मिस्टर अंकुर, आस्क माय स्टूडेंट्स, यहां तक समझ गए तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। आप लोग बताना कि आप लोग यहां तक समझ गए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, गुड। तो मैंने आपको बताया कि पूर्व और पश्चिम के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ, तो यूरोप में पुनर्जागरण आया और फिर वो पुराने साहित्य, ग्रीक और लैटिन साहित्य में मानववाद को खोजने लगे। तो आप समझ गए होंगे। और फिर जब नई विचारधारा आई पूर्व से, नई विचारधारा, तो उस विचारधारा को तेजी से फैलाया प्रिंटिंग प्रेस ने, क्योंकि अब छापे खाने का प्रयोग हुआ। देखो, पहली महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी छापा खाना थी। आज इंटरनेट के युग में तो, लेकिन जिस समय पहली बार जब प्रिंटिंग प्रेस आया, छापा खाना, पुस्तकों का मुद्रण होने लगा, पुस्तकों का प्रकाशन होने लगा, पुस्तकों को छापा जाने लगा। पहले पांडुलिपियां बनती थी, लोग हाथ से पुस्तक लिखते थे। अब बताइए, हाथ से पुस्तक लिखते थे, और कितनी पुस्तकें हाथ से लिखोगे? 25-50। अब जब प्रिंटिंग प्रेस आ गए तो हजारों पुस्तकें छपने लगी। अब हाथ से हाथ पुस्तकें बदलने लगे, बुद्धिजीवियों के हाथ में पुस्तकें मिलने लगी, विचारों का तेजी से आदान प्रदान हुआ, सिविल सोसाइटी का विकास हुआ। जैसे आज इंटरनेट के आधार पर सिविल सोसाइटी है, आज इंटरनेट है, तब प्रिंटिंग प्रेस था। उसने बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति, एक तरह से परिवर्तन ले आया प्रिंटिंग प्रेस ने। एक बार एक क्वेश्चन ऑप्शनल में आप लोगों के लिए काम का नहीं है, बस जस्ट मैं एक स्टेटमेंट बताता हूं। एक स्टेटमेंट आता है पुनर्जागरण पर, आप लोगों के काम का नहीं है वो, कि नई दुनिया की खोज ने, जो मुद्रित पुस्तकों के द्रुत प्रसार का सहपाठी था, यूरोप के लोगों को यह सिखाया कि सत्य बेकन के उदास शब्दों में सत्ता की पुत्री नहीं अपितु काल की पुत्री है। अब ये स्टूडेंट के स्तर पर समझना ही बहुत मुश्किल है। मतलब नई दुनिया की खोज ने, मतलब भौगोलिक खोज ने, जो मुद्रित पुस्तकों के द्रुत प्रसार का सहपाठी था, मतलब नई दुनिया की खोज से जो नई विचारधारा आई, और जब प्रिंटिंग प्रेस ने उस विचारधारा को तेजी से फैलाया, सहपाठी था, उसने यूरोप के लोगों को सिखाया, माने उस विचारधारा से यूरोप के लोगों ने सीखा कि सत्य सत्ता की पुत्री नहीं। सत्ता मतलब अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब यहां रोमन कैथोलिक चर्च, मतलब सत्य वह नहीं है जो रोमन कैथोलिक चर्च कहता है। रोमन कैथोलिक चर्च क्या कहता था? कहता था जियो सेंटरिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। मैं अब बताता हूं।
सत्य वह नहीं है जो रोमन कैथोलिक चर्च कहता था, बल्कि जैसा कि बेकन, रोजर बेकन जो ब्रिटिश चिंतक था, 16वीं सदी का पुनर्जागरण चिंतक था, रोजर बेकन ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सत्य काल की पुत्री है। काल का मतलब यहां क्या है? समय। सत्य वह नहीं है जो रोमन कैथोलिक चर्च कहता है, सत्य वह है जो समय के द्वारा जो स्वीकृत है। तो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट ये था। तो अब देखो रोमन कैथोलिक चर्च क्या लोगों के दिमाग में भर रहा था, वो कह रहा था जियो सेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। जियो सेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड का मतलब हुआ कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। मतलब द अर्थ इज स्टैटिक एंड सन रिवॉल्व्स राउंड द सन। सूर्य ही चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, सारे ग्रह नक्षत्र पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी। और जो उसके विरोध में बोलता था उसको दंड। जयदार्नो बुर्नो ने जब उसको इस विचार को चुनौती देने की कोशिश की तो उसको एक धार्मिक न्यायालय चर्च का होता था, उस धार्मिक न्यायालय में उसको बुला के उसको मृत्यु दंड दिया और जिंदा जला दिया। कोपरनिकस इस निष्कर्ष पर पहुंचा, उसको कहते हैं हेलियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। हेलियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। उसको कहते हैं हेलियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। इस विचार पर कोपरनिकस पहुंचा, लेकिन उसको रोमन कैथोलिक चर्च के डर से इस विचार को प्रकाशित करने का साहस नहीं। गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप लाया तो टेलीस्कोप से गैलीलियो ने पता लगाया, देखा कि नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। और जब गैलीलियो ने यह विचार दिया, माय स्टूडेंट्स यू विल सरप्राइज टू नो दैट रोमन कैथोलिक चर्च ने उसको वहां से आदेश भेजा, चर्च के पोप ने, या तो अपने विचारों को वापस ले लो या फिर दंड भुगतने के लिए तैयार रहो। गैलीलियो डर गया, अपने विचार को वापस ले लिया। लेकिन जब एक बुद्धिजीवी को अपने विचार के अगेंस्ट में काम करना पड़ता है तो उसकी आत्मा गवाही नहीं देती है। वही बात गैलीलियो पर लागू हुई। गैलीलियो के बारे में कहा जाता है अपने घर में वह बैठा बैठा चीख पड़ता था, बट व्हाट डू आई डू, द अर्थ स्टिल रिवॉल्व्स। परंतु मैं क्या करूं, पृथ्वी तो अभी भी घूम रही है। मतलब उसको ये लगता था कि भाई देखो, आपने मुझे विचार वापस लेने के लिए कहा, मैंने ले लिया, लेकिन सत्य तो यही है कि पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही। तो ये था चर्च की ज्यादती। अब पुनर्जागरण आएगा, धर्म सुधार आंदोलन होगा, तो यूरोप में ढेर सारे परिवर्तन होंगे माय स्टूडेंट्स, और तब आधुनिक पश्चिम का उद्भव होगा। देखो हमारे यहाँ ऐसा कभी हुआ, आप तो एंशिएंट हिस्ट्री अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ाया। हमारे यहाँ विचारों की आजादी प्राचीन काल से ही थी। विचारों पर नेत्र, हमारे यहाँ एक ही बुराई रही जिसके लिए हमें पूरे इतिहास में लज्जित होना पड़ता है माय स्टूडेंट्स, वो है कास्ट सिस्टम, कास्ट एक्सप्लॉयटेशन। जहां तक जेंडर एक्सप्लॉयटेशन का बात है तो ये भी बुरी चीज है, लेकिन जेंडर एक्सप्लॉयटेशन हमारे यहाँ अकेला नहीं था, पूरी दुनिया में था। लेकिन अच्छा, वहां रेशियल एक्सप्लॉयटेशन था, नस्लीय विभाजन वहां था, निर्जाति विभाजन था, एथनिक डिवीजन। लेकिन कास्ट जो है वो इंडिया का इन्वेंशन है, और ये बेसिकली हमको थोड़ा डाउनग्रेड कर देता है। नहीं तो धार्मिक मामले में और वैचारिक मामले में जो इंडिया को स्वतंत्रता थी, कि अमर सेन कहते हैं एंशिएंट इंडिया के लोगों को आर्गुमेंटेटिव इंडियंस। अब आप ही बताइए, यादार्नो बुर्नो को मृत्युदंड मिल गया, सुकरात ने जब सच बोला एंशिएंट ग्रीस में तो उसको जहर का प्याला पीना पड़ा। ईसा मसीह को देखिए, उनकी क्या गलती थी, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। ये हमारे यहां महात्मा बुद्ध जैसे चिंतक कहते हैं ना आत्मा है ना परमात्मा है, उनको किसी ने रोका नहीं, रोका किसी किंग ने इंटरेस्ट लिया, बल्कि किंग भी उनके फॉलोअर्स थे। क्योंकि हमारे यहां हिंदू धर्म की प्रकृति अलग थी। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि हिंदू धर्म अच्छा था और ये था, इसके लिए नहीं कर रहा हूं। हिंदू धर्म, जैसे मैंने अब्राहमी धर्म आप लोगों को शायद समझा दिया है, यहूदी पंथ, ईसाई पंथ और इस्लाम पंथ। तो उसमें क्या था, उसके आरंभ होने की एक कोई खास तिथि थी, उसके एक पैगंबर थे, उसके एक कोड ऑफ कंडक्ट है, जो खास कोड ऑफ कंडक्ट उसको फॉलोअर्स को पालन करना है, उसकी खास पद्धति है। हिंदू धर्म में ऐसा कुछ है नहीं, कोई तंत्रवादी है, कोई भक्त है, कोई एकेश्वरवादी है, कोई बहुदेववादी है।
कोई मंदिर मूर्ति पूजा मानता है, कोई मंदिर मूर्ति पूजा में नहीं जाता है, टेक्निकली सभी हिंदू हैं। तो यहां पर वह चीज है ही नहीं, इसलिए जो जो बोलता है अब वहां पर क्यों बोलता है। जैसे अब मान लो ईसाई पंथ के विरोध जाता है, यहां पर जो कोई बोलेगा तो कहीं तंत्रवाद के विरोध में जाएगा, कहीं भक्ति के विरोध में जाएगा, कहीं एकेश्वरवाद में। अब मान लो मंदिर मूर्ति पूजा, तो कबीरदास ने जो मंदिर मूर्ति पूजा पर बोला, या उन्होंने उलेमाओं को और पंडितों को जो निशाना बनाया, क्या यूरोप में संभव था? सोचिए कबीरदास ने क्या कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते भय चक्की भली पीस खाए संसार। ऐसा संभव था यूरोप में बोलना? लेकिन वह यूरोप आधुनिकीकरण में आगे बढ़ गया और हम लोग पीछे छूट गए। क्यों छूट गए, यही देखना है आपको, और ये आधुनिक पश्चिम का उद्भव कैसे हो रहा है वो देखना है। तो अब चलिए मैं पुनर्जागरण के कई सारे लक्षण आपको बता रहा। उत्सुकता और खोजी दृष्टि। पहले उत्सुकता और खोजी दृष्टि का मतलब हुआ, यहीं से विज्ञान का विकास हुआ। जानते हो विज्ञान के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? विज्ञान के विकास में सबसे बड़ी बाधा होती है धर्म का मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव। उत्सुकता का मतलब है कि हमारे मन में जिज्ञासा होगी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ये सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी तो साइंस डेवलप नहीं करेगा। अब न्यूटन ने फल को नीचे गिरते हुए देखा और प्रश्न किया कि फल नीचे क्यों गिर रहा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। अब अगर रोमन कैथोलिक चर्च से यही सवाल पूछा जाता तो वो जवाब देता कि ऐ पापी प्राणी, ईश्वर की लीला में टांग अड़ाता है। जब फल खाने वाले नीचे हैं तो फल ऊपर क्यों जाएगा? तो वहीं पर उत्सुकता समाप्त हो जाती और खोज बंद हो जाती। लेकिन न्यूटन ने इस पर सोचा फल क्यों नीचे जा रहा, और जब सोचना शुरू किया तो थियरी ऑफ ग्रेविटेशन आ गया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आ गया। इसी तरह से साइंटिस्ट वहां पर जितने सारे जो न्यूटन है उसको देखा, उसी तरह से हर तरह के प्रयोग। उत्सुकता एक है। दूसरा है साहसिक मनोभावों का उद्भव। साहसिक मतलब एक सेंस ऑफ एडवेंचर। ये सेंस ऑफ एडवेंचर कहां से आता है पता है आपको? ये आता है जब हमें अपने ऊपर विश्वास होता है। जैसे पहले रोमन कैथोलिक चर्च ने पढ़ाया हुआ था कि मानव पापी प्राणी है, वो ईश्वर की कृपा के लिए उसको और मुक्ति के लिए काम करना चाहिए। लेकिन जब मानववाद, पुनर्जागरण मानववाद लेकर आया और जब मानव का महत्व बढ़ा तो फिर यह बात आई, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, आई कैन डू। एक सेंस ऑफ एडवेंचर आया, और ये सेंस ऑफ एडवेंचर है तभी तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरी हुई, भौगोलिक खोज हुई। भौगोलिक खोज, इट वाज नॉट अ जोक। ज्योग्राफिकल डिस्कवरी वाज अ वेरी एडवेंचरस थिंग यू कैन से। आप समझ सकते हो कि हम कहते हैं वास्को डिगामा और कोलंबस और वास्को डिगामा ने नई दुनिया को खोजा, बट हियर यू शुड बी इन्फॉर्म दैट कि व्हेन hundreds and hundreds Columbus and Vasco da Gama might have lost into the waves of the ocean, then the one Columbus and Vasco da Gama got success. मतलब कि सैकड़ों वास्को डिगामा और कोलंबस जब समुद्र की लहरों में खो गए होंगे तो एक कोलंबस और एक वास्को डिगामा को सफलता मिली, क्योंकि साधारण चीज नहीं थी, बहुत कठिन जर्नी थी। समुद्र में जा रहे हैं, अज्ञात समुद्र में, एडवेंचर। कभी कभी बोट भटक जाता था, शिप कहीं पता नहीं चलता था। शिप भी तो बोट ही था उस समय। पूरा का पूरा क्रू नष्ट हो जाता था, 10-20 लोग होते थे, गए समुद्र में, खाना समाप्त हो गया, पानी समाप्त हो गया। एक एंशियंट मैरिनर्स, हालांकि वो आध्यात्मिक संदर्भ में बोला है, इस संदर्भ में, लेकिन एंशियंट मैरिनर्स में कोल्ड्रिज के हम लोग एक पढ़ते थे ग्रेजुएशन में, एक एंशियंट मैरिनर करके एक उसका लॉन्ग पोएम पढ़ते थे। एंशियंट मैरिनर में कोल्ड्रिज ने लिखा है, वाटर वाटर एवरीवेयर, ऑल द बोट डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। मतलब कि समुद्र में जब जहाज जा रहा है तो उसका एक बड़ा भाग समुद्र में डूबा हुआ है, तो पूरा का पूरा है वो समुद्र में डूबा हुआ है। समुद्र पानी से लबालब है, लेकिन एक बूंद पानी पीने के लिए नहीं है, क्योंकि नमकीन पानी है, कौन पिएगा उसको? यह है एडवेंचर। कई बार
जब घर में न्यूज़पेपर में बैठ के न्यूज पढ़ते रहते और उसमें लिखा रहता कि भाई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हुए माउंटेनियर्स के 5 या 7 लोग बर्फ में दबकर मर गए, उनका पता नहीं चला। कई बार लगता है क्या जरूरत थी, अपने बीवी बच्चों के साथ घर में खुश बैठे हुए थे, क्यों गए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने। ये सेंस ऑफ एडवेंचर है। सेंस ऑफ एडवेंचर व्यक्ति मैं कर सकता, ये फीलिंग है। ये फीलिंग कहां से आई? पुनर्जागरण से आई। जो मानव जैसे हमारे अपने पावर में, जब देखो हमें अपने व्यक्तित्व अपने पावर में विश्वास होगा, तब हम अपने आप को जब वो फीलिंग आएगी तब तो हम कुछ कर सकेंगे। कुछ करने की जो मानव में जो चीज आती है, कहां से आती है? ये आती है धर्मनिरपेक्ष भाव से। मतलब हम ईश्वर पर डिपेंड नहीं है, मैं खुद कर सकता हूं। तो ये भाव जो आता है, ये मानव को एडवेंचरस बनाता है। नेक्स्ट है मानववाद। मानववाद वही है, ईश्वर के समानांतर मानव का महत्व, जो मैं आपको आदमी को ही बताया था। ईश्वर के समानांतर मानव का महत्व बढ़ गया था, पारलौकिकता के समानांतर इहलौकिकता, इस संसार को महत्व देना को महत्व दिया गया। जैसे देखो, मानववाद का मतलब हुआ कि मानव और मानव की व्यक्तित्व को महत्व देना, मानव के गौरव पर बल देना और मानव को इस संसार का एक प्रतिष्ठित प्राणी के रूप में स्वीकृति देना। और उसका एक पक्ष यह भी होता है कि हम उस संसार के बारे में सोचने के बजाय इस संसार को महत्व देंगे, माने पारलौकिकता की जगह इहलौकिकता पर बल देंगे। नेक्स्ट वन देखते हो, व्यक्तिवाद। तो व्यक्तिवाद का मतलब हुआ कि व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म से तात्पर्य है व्यक्ति की निजी पहचान, इसके व्यक्तिगत सुख दुख को समझना। माने व्यक्ति की जो निजी पहचान है और उसका जो निजी सुख दुख है, वो व्यक्ति की पहचान, उसके निजी सुख दुख को समझना। इस काल में पहली बार आत्मकथा लिखी जाने लगी। मतलब अब देखो, मानववाद और व्यक्तिवाद में एक फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। मानव में हम पूरे मानव की बात करते हैं, व्यक्ति में उन मानव से अलग करके एक व्यक्ति की बात करते हैं। एक व्यक्ति, उसका सुख दुख, उसकी निजी पहचान, मैं। व्यक्तिवाद में मैं। पहली बार एक सेलिनी नामक लेखक है, सेलिनी नामक लेखक ने अपनी आत्मकथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी। अब बताइए, उस समय ऑटोबायोग्राफी लिखना एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात थी। पुनर्जागरण मतलब रोमन कैथोलिक चर्च यही कह रहा होगा, पोप यही कह रहा होगा कि ए पापी प्राणी, एक तुम संसार में जी रहे हो, वह पाप कर रहे हो, अपने पाप की कहानी भी तुम लिखने लगे। पाप की कहानी भी लिखने लगे। तो बेसिकली ये इसके पीछे यही भाव है कि दैट इज द पॉइंट हियर, यू कैन से। अब धर्मनिरपेक्षता, यहां धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है उन पादरियों की आलोचना जिनकी कथनी और करनी में अंतर है। मतलब उन पादरियों की आलोचना करना जो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो देखो, धर्मनिरपेक्षता का वो अर्थ नहीं है जो आज है, बल्कि उनकी आलोचना करना, उन पादरियों की। कुछ पादरी थे जो बातें बड़ी बड़ी बोलते थे, उनका जो काम है वो निम्न कोटि का होता था। तो उनकी कथनी करनी में था, लोगों के मस्तिष्क पर धर्म का प्रभाव कम हुआ। इस प्रकार पुनर्जागरण ने यूरोप में नवीन संस्कृति को प्रोत्साहन दिया। अब देखो, आगे का परिवर्तन होना है, क्योंकि लोगों के मस्तिष्क पर धर्म का प्रभाव कम होगा, पादरियों की भी आलोचना शुरू होगी। और मैं आपको आगे धर्म सुधार आंदोलन बताऊंगा। तो धर्म सुधार आंदोलन के भी दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है प्रति धर्म सुधार आंदोलन और दूसरा पक्ष होगा उसका प्रोटेस्टेंट आंदोलन। तो ये हुआ 5 के 5 इसकी विशेषता। और पुनर्जागरण का प्रभाव, अब देखो इसके प्रभाव तो पढ़ना है, किस पर पढ़ना है? साहित्य पर पढ़ना है, कला पर पढ़ना है, सोच पर पढ़ना है। इस तरह इंसान की सोच को ही बदल दिया। जैसे तुम लोगों ने शेक्सपियर का नाम सुना है, शेक्सपियर। क्रिस्टोफर मार्लो का नाम नहीं सुना होगा। सर्वेंतिस एक स्पेनिश राइटर है, उसका नाम नहीं सुना होगा, उसने डन क्यूजोट लिखा है। लेकिन आपने शेक्सपियर का जरूर नाम सुना होगा। तो शेक्सपियर की जो अधिकांश प्ले है, तो हियर यू हैव टू इन्फॉर्म दैट कि शेक्सपियर का जो अधिकांश प्ले है, वो अधिकांश प्ले तो इसी काल का है।
16वीं सदी का है। शेक्सपियर 16वीं सदी का लेखक है, पुनर्जागरण लेखक है। तो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी भी है उसमें देखते हो, उसमें क्या है, व्यक्ति का महत्व है। शेक्सपियर की रचना में मानववाद और व्यक्तिवाद है। क्रिस्टोफर मार्लो की रचना में मानववाद है, व्यक्तिवाद है। अब देखो कि उसमें कला है, तो कला में भी लोगों की मानववाद व्यक्तिवाद व्यक्त हुआ है। माइकल एंजेलो, रिनाल्डो दा विंची, राफेल, ये सब चित्रकार हैं अपने टाइम के। चित्रों में उन्होंने मानव को महत्व दिया है। धर्म का प्रभाव कम हो रहा है, मानव का महत्व बढ़ रहा है। आप देखोगे राजनीतिक यथार्थवाद का जनक माना गया प्रिंस के लेखक, द प्रिंस के लेखक मैकियावेली को। मैकियावेली उस काल का राजनीतिक चिंतक है जिसने राजनीतिक यथार्थवाद लाया पहली बार। हालांकि बाद में ये बात गलत सिद्ध हो गई, क्योंकि जो श्रेय मैकियावेली को दिया जाता है उसका वास्तविक श्रेय मिलना चाहिए चाणक्य को। वह चाणक्य जो हमारे यहाँ का चिंतक है चाणक्य, उसका वास्तविक श्रेय तो चाणक्य को है, लेकिन अब तक वो श्रेय मैकियावेली को मिलता रहा है। ये विडंबना है, इस श्रेय मैकियावेली को मिलता रहा। तो ये हुए पुनर्जागरण चिंतक। अब धीरे धीरे यही से धर्मनिरपेक्षता का जो विचार निकलेगा उससे प्रोटेस्टेंट आंदोलन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो एक बार थोड़ा आप मिस्टर अंकुर को एश्योर कर दीजिए ताकि मैं जान जाऊं कि आप लोग पुनर्जागरण को समझ गए या कोई कसर है। मिस्टर अंकुर, इन्फॉर्म मी व्हाट इज द सिचुएशन। ओके, जिसको दिक्कत है, अगर आप में से हो सकता है सभी तो का अवसर एक नहीं होता है, मैं समझता हूं, तो जिनको भी दिक्कत है वो एक काम करिएगा, वो आज जाके पहले बढ़िया से रिवाइज करिएगा। जब रिवीजन आपका हो जाएगा तो तब हम आपको कल तक समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर कल आ रहा हूं, कल तो खैर सैटरडे है, मैं मंडे को आ रहा हूं, तो मंडे को आपको जहां दिक्कत होगी आप बताएंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। धर्म सुधार आंदोलन, देखो जब हम धर्म सुधार आंदोलन की बात करते हैं तो जैसे देखो, इसको मैं आपको बताता हूं। अब आप सुनोगे धर्म सुधार आंदोलन, अब जब धर्म सुधार आंदोलन की बात होगी मैं स्टूडेंट्स, तो इसके दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक पक्ष होगा उसको हम कहेंगे प्रति धर्म सुधार आंदोलन, प्रति धर्म सुधार आंदोलन। प्रति धर्म सुधार आंदोलन का मतलब हुआ, ब्रैकेट में कर सकते हो, काउंटर रिफॉर्मेशन। दैट इज कॉल्ड काउंटर रिफॉर्मेशन। प्रति धर्म सुधार आंदोलन के टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड काउंटर रिफॉर्मेशन। और दूसरा है प्रोटेस्टेंट आंदोलन। प्रोटेस्टेंट आंदोलन, प्रोटेस्टेंट आंदोलन।
अब देखिए, अब दोनों के अंतर को समझिए. Whenever you are asking the term counter reformation, what did it mean? काउंटर रिफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि इसका इंटेंशन अच्छा है. काउंटर रिफॉर्मेशन चाहता है कि धर्म, रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था में जो कुछ एक कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों में सुधार लाकर, उसकी आलोचना करके, पादरियों की आलोचना करके और धार्मिक बुराइयों में थोड़ा सुधार लाकर रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था को मजबूत बनाए. उसका इंटेंशन है रोमन कैथोलिक चर्च के पक्ष, व्यवस्था के पक्ष में. और प्रोटेस्टेंट आंदोलन है जिसने रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था को ही अस्वीकार कर दिया, कहा चर्च की पूरी पद्धति ही गलत है. मतलब अगर आप प्राचीन भारत के संदर्भ में या भारतीय परंपरा में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जब वैदिक कर्मकांड था, जिसको आप वैदिक यज्ञ कहते हो, तो उसके विरुद्ध दो प्रतिक्रिया हुई. एक प्रतिक्रिया उपनिषद की हुई. उपनिषद वैदिक कर्मकांड की आलोचना करके, यज्ञ की आलोचना करके वो वैदिक धर्म को मजबूत बनाना चाहता है. लेकिन वही बौद्ध और जैन पंथ है, उसने वैदिक धर्म को ही नकार दिया. एक तरह से प्रोटेस्टेंट आंदोलन बौद्ध पंथ का विद्रोह है. तो काउंटर रिफॉर्मेशन उपनिषद का सुधार है. और जो काउंटर रिफॉर्मेशन है, प्रति धर्म सुधार आंदोलन, उसका आधार पुनर्जागरण ने ही तैयार किया है. क्योंकि पुनर्जागरण ने जो धर्मनिरपेक्ष चेतना को प्रोत्साहन दिया, पादरियों की आलोचना वहीं से शुरू हुई. उस समय जर्मनी में इरास्मस जैसे सुधारक आए और उसने प्रति धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया. बाद में उसमें से बहुत और भी जुड़ते चले गए. तो ये दोनों में अंतर है. जब काउंटर रिफॉर्मेशन कहेंगे, पहले प्रति धर्म सुधार आंदोलन प्रोटेस्टेंट आंदोलन से पहले शुरू हो गया था काउंटर रिफॉर्मेशन. लेकिन जब प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू हुआ तो फिर प्रति धर्म सुधार आंदोलन और भी तेज हो गया. अब देखिए, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का आधार कैसे तैयार हुआ. तो एक जर्मनी में एक जगह थी विटेनबर्ग, वहां पर नाम था, उसका नाम है विटेनबर्ग, जर्मनी में थी. तो विटेनबर्ग में एक पादरी था जिसका नाम था मार्टिन लूथर. तो पहला विद्रोह उसी मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था के विरुद्ध किया. उसने क्या किया कि विटेनबर्ग के चर्च पर 95 थेसिस टांग दिए. 95 थेसिस का मतलब है 95 सवाल. और रोम के पोप से उसका उत्तर मांगा कि आप उत्तर दीजिए कि ये बुराई, ये क्या है, आप इसका क्या जवाब देते हैं. ये तो डायरेक्ट पोप को चैलेंज था. बहुत बड़ी धृष्टता उसने की थी और उसके लिए उसको मृत्यु दंड तक मिल सकता था. धार्मिक न्यायाधिकरण में बहुत बड़ी सजा मिल सकती थी. ये मार्टिन लूथर बच कैसे गया? बचा इसलिए कि अब रोम का पोप उसको आदेश भेजता कि उपस्थित हो और दंड भुगतो. लेकिन इससे पहले जर्मन कुलीन वर्ग, जर्मन में जर्मन कुलीन लोग थे, उन्होंने मार्टिन लूथर के पक्ष में विद्रोह कर दिया. मार्टिन लूथर के पक्ष में विद्रोह कर दिया. तो मार्टिन लूथर अकेला नहीं है. अब रोम के पोप मजबूर हो गए क्योंकि कुलीन सब उनके पक्ष में खड़ा हो गए. अब कुलीन क्यों खड़ा हुआ, इसका उत्तर आगे आपको मैं बताऊंगा. जर्मन कुलीन वर्ग का क्या स्वार्थ था वो बताऊंगा. लेकिन हां, अभी भी एक रास्ता था. रास्ता क्या था? तो पवित्र रोमन साम्राज्य में आपको कल परिचय करा चुका हूं, कोई नई चीज तो नहीं है. तो पवित्र रोमन साम्राज्य तो बहुत पावरफुल था, आप जानते हो. वो तो जर्मन कुलीनों को भी कुचल सकता था. तो पवित्र रोमन साम्राज्य तो मार्टिन लूथर और जर्मन कुलीनों का विद्रोह दबाता था, क्योंकि पवित्र रोमन साम्राज्य तो चर्च की तलवार था. चर्च का सुरक्षा माने संरक्षण देता था पवित्र रोमन साम्राज्य. लेकिन मार्टिन लूथर बहुत लकी निकला, क्योंकि संयोग से उस समय पवित्र रोमन साम्राज्य फ्रांस के साथ एक युद्ध में उलझा हुआ था. और फ्रांस के साथ युद्ध में उलझने के कारण वह मार्टिन लूथर के विद्रोह को दबा नहीं सका. और इसी का फायदा उठाकर मार्टिन लूथर ने इस विद्रोह को सफल बनाया. अब जब मार्टिन लूथर ने विद्रोह किया जर्मनी में, तो आगे चलकर जर्मनी में एक और सुधारक खड़ा हो गया. उसका नाम था काल्विन. और स्विट्जरलैंड में एक दूसरा सुधारक आ गया जिसका नाम था ज्यूंगली.
और फिर अलग अलग देश में नए नए समूह के प्रोटेस्टेंट आ गए। उनके नाम अलग अलग थे लेकिन थे प्रोटेस्टेंट। जैसे ब्रिटेन में प्यूरिटन्स कहलाए, फ्रांस में ह्यूजनॉट्स कहलाए, ये सब प्रोटेस्टेंट की शाखाएं थी। इस तरह से प्रोटेस्टेंट मूवमेंट घटित हुआ। अब सवाल खड़ा होता है कि इतना जंगल की आग की तरह प्रोटेस्टेंट मूवमेंट फैल गया, इसके पीछे कारण क्या थे? अब मैं स्टूडेंट्स यहां हमें रुकना होगा। अब मैं आपसे फिर कहूंगा कि लास्ट तक आप लोग पढ़ के आ जाइएगा। मैं अगले क्लास में इस एरिया को करके समाप्त करना चाहूंगा। तो आप लोग इसको पढ़ के 98 नंबर पेज तक लास्ट तक आप, जहां यूरोपीय संस्कृति में परिवर्तन के अपना यूरोप में आधुनिकता को प्रोत्साहन, यहां तक आप पढ़ के आ जाइएगा, क्योंकि ये जगह तक मैं आपको कवर करूंगा एरिया। सो माय स्टूडेंट्स, अब आज मैं यही रुकता हूं और टाइम इज ओवर। अब मैं फिर आपसे मंडे को मिलता हूं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। आई